नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण पर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा आरंभ होने के साथ ही काल विभाजन व नामकरण की समस्या उत्पन्न हो गई। काल विभाजन का नाम व नामकरण के आधार इस प्रकार माने गए हैं। पहला था कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार माना गया, जिसमें आदिकाल, संक्रांति काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। दूसरा, शासक और उसके शासन काल के अनुसार, जैसे एलिजाबेथ युग, विक्टोरिया युग, मराठा काल आदि। तीसरा रहा लोकनायक और उसके प्रकार के आधार पर, चैतन्य काल, गांधी युग आदि। चौथा था राष्ट्रीय नेता एवं उसकी प्रभावी परिधि के आधार पर, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग आदि। अगला है राष्ट्रीय, सामाजिक अथवा सांस्कृतिक घटना या आंदोलन के आधार पर, जैसे भक्ति काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल, युद्धोत्तर काल आदि। साहित्य प्रवृत्ति के आधार पर भी साहित्य का काल विभाजन या नामकरण करने का प्रयास किया गया, जैसे रोमानी युग, रीतिकाल, छायावाद आदि। प्रारंभिक इतिहासकारों में काल विभाजन और नामकरण के प्रथम प्रयास का श्रेय डॉक्टर ग्रियर्सन को जाता है। गारसा दत्तासी व शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार साहित्यिक प्रवृत्तियों और रीति आदर्शों का साम्य वैषम्य साहित्य के इतिहास के काल विभाजन का आधार हो सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए 4 पद्धतियों का सहारा लिया गया। तो उनमें सबसे पहली पद्धति के अनुसार संपूर्ण इतिहास को 4 युगों के काल खंडों में विभक्त किया गया है, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। दूसरी पद्धति वो रही जिसे केवल 3 युगों की कल्पना की गई, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तीसरी पद्धति में साहित्य का विभाजन विधा क्रम में किया गया। चौथी पद्धति में शुद्ध कालक्रम के अनुसार वस्तुगत विभाजन को ही अधिक यथार्थ माना गया है। इसके बाद फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल एवं नागरी प्रचारणी सभा के इतिहास में पहली पद्धति को ग्रहण किया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपनी वैज्ञानिक इतिहास में दूसरी पद्धति का अनुमोदन किया। साहित्य के विभाजन में ऐतिहासिक कालक्रम और साहित्य विधा दोनों का आधार ग्रहण किया जाना आवश्यक है। अब हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन था और नामकरण था, उसमें काफ़ी विषमता रही। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकारों ने काल विभाजन के जो प्रयास किए उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालों की प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन निम्न प्रकार से करने का प्रयास किया। चारण काल, उन्होंने 700 से 1300 ईस्वी चारण काल बताया। फिर 1500 शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य परवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। इस प्रकार जॉर्ज ग्रियर्सन ने विभाजन किया है। यह विभाजन वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चारण काल के तुरंत बाद वे 15वीं शताब्दी में पहुंच जाते हैं। 14वीं शताब्दी तक का बीच का जो काल रहा 1300 से 1400 के बीच का, उसका कोई उल्लेख नहीं किया। और कालों का नामकरण भी सर्वत्र किसी एक पर आधार पर नहीं है। उसके बाद मिश्र बंधुओं का काल विभाजन रहा। तो मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद, जो कि 1913 में आई, काल विभाजन का एक
किया, जो ग्रियर्सन के काल विभाजन से थोड़ा ज़्यादा विकसित रहा। उनका विभाजन इस प्रकार रहा कि पहला जो था प्रारंभिक काल, पूर्व आरंभिक काल 700 से 1343 ईस्वी उन्होंने बताया। फिर उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444 विक्रम संवत। दूसरा उन्होंने बताया माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रम संवत। तीसरा उन्होंने बताया अलंकृत काल, जिसमें पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790, उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रम संवत। चौथा परिवर्तन काल 1890 से 1924, वर्तमान काल 1926 से अब तक। तो मिश्र बंधुओं का यह विभाजन सम्यक व स्पष्ट है, परंतु तथ्यों की दृष्टि से इसमें अनेक विसंगतियां विद्यमान रही हैं। ये असंगतियां कुछ इस प्रकार रही कि कालखंडों के नामकरण में विभिन्न पद्धतियां अपनाई गई हैं। ग्रियर्सन की भांति 700 से 1300 ईस्वी तक के युग को हिंदी साहित्य के साथ संबद्ध कर दिया, जो कि अपभ्रंश का युग है। परिवर्तन काल अनावश्यक है। अलंकार काल आंतरिक प्रवृत्ति पर आधारित है। काल विभाजन का कोई स्पष्ट आधार भी नहीं दिखाई देता है। इनके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन आता है, जो कि स्पष्ट है और सर्वमान्य है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, उसमें काल विभाजन इस प्रकार से दिया गया है कि आदिकाल या वीर गाथा काल उन्होंने संवत 1050 से 1375 तक माना। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल संवत 1375 से 1700 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल या मध्यकाल संवत 1900 से 1984। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की त्रुटियों को संशोधित कर नया रूप देने में डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। डॉक्टर वर्मा जी का काल विभाजन इस प्रकार रहा। इस संधि काल उन्होंने माना 750 से 1000, फिर चारण काल 1000 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक। डॉक्टर वर्मा का काल केवल वीरगाथा काल को छोड़कर शुक्ल जी के काल विभाजन से साम्यता रखता है। एक विशेषता संधि काल की है, जो वस्तुतः गुण वृद्धि का द्योतक कम, परंतु दोष वृद्धि का द्योतक अधिक है। हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं व 8वीं शताब्दी से मानना भ्रामक है, क्योंकि वह काल अपभ्रंश का काल रहा है। अतः वर्मा जी का काल विभाजन शुक्ल जी के काल विभाजन का परिष्कृत रूप नहीं कहा जा सकता, परंतु फिर भी उनका प्रयास सराहनीय रहा है। इनके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन हम देखते हैं। तो उन्होंने आदिकाल संवत 1000 से 1350 विक्रम संवत, भक्ति काल 1350 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल संवत 1900 विक्रम संवत से अब तक माना है। इनके बाद डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में निम्न प्रकार से काल विभाजन किया। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी, मध्यकाल पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी, आधुनिक काल 1857 से 1956 ईस्वी माना है। सभी प्रमुख इतिहासकारों के द्वारा किए गए काल विभाजन के विश्लेषण के आधार पर डॉक्टर नगेंद्र ने
हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण इस प्रकार से किया है। आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, भक्ति काल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, रीति काल 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक और आधुनिक काल 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया। आदिकाल को वीरगाथा काल के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का प्रारंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वीकृत एवं मानक काल विभाजन डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में दिया गया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने विकास क्रम को काल विभाजन का आधार बताया। साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे बड़ी समस्या काल विभाजन एवं नामकरण को ही माना जाता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल में सिद्ध व जैन तथा चारण में डिंगल का विवरण दिया है। हिंदी साहित्य में आदिकाल की सीमा 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक मानी गई है। आचार्य शुक्ल ने संवत 1050 विक्रम संवत से संवत 1375 विक्रम संवत तक के समय को आदिकाल नाम दिया, जो कि महाराजा भोज के समय से हम्मीर देव के समय तक माना जाता है। विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल को निम्नलिखित नामों से पुकारा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत युग कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल मानते हैं, मिश्र बंधु आरंभिक काल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल आदिकाल को उन्होंने नाम दिया। सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। गुलेरी जी के लेख के आधार पर ही रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को स्थान दिया। राहुल सांकृत्यायन ने भी उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाओं के अंतर्गत माना। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी गुलेरी जी व राहुल जी के मतों को स्वीकार किया और उत्तर अपभ्रंश के कवियों को अपने ग्रंथ में शामिल किया। उत्तर अपभ्रंश हिंदी का ही आरंभिक रूप माना गया है। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत उत्तर अपभ्रंश की सभी रचनाएं आती हैं। सिद्धों की रचनाओं से हिंदी साहित्य का आरंभ माना गया है, जो कि युक्ति संगत भी है। आदिकाल की राजनीतिक परिस्थिति का आरंभ वर्धन साम्राज्य के पतन से हुआ। पश्चिम एवं मध्य प्रदेश की जनता यवन शक्तियों के आक्रमण तथा अत्याचारों से त्रस्त थी। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मनः स्थितियों का ही परिणाम माना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में संस्कृत के कवियों और पंडितों को बहुत प्रोत्साहन मिलता था, परंतु अपभ्रंश और जनभाषा के कवियों को महत्व नहीं दिया जाता था। राजाश्रय में रहने वाले कवियों को राजा को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचनाएं करनी पड़ती थीं। आदिकाल में स्त्री भोग, हठ योग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों तक का साहित्य लिखा गया। साथ ही ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने, लड़ते लड़ते जीने और विश्व को सरस बनाने की भावना भी साहित्य रचना के मूल में थी। ईसा की 7वीं शताब्दी के साथ देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन होना आरंभ हुआ।
शैव और जैन मतों में आपसी टकराव होने लगे। 12वीं शताब्दी तक वैष्णव आंदोलनों ने जोर पकड़ा और शैव आंदोलन ने भी नया रूप धारण कर लिया। जैन मतों की शक्ति 12वीं शताब्दी से घटने लगी। समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्ध एवं स्मार्त प्रभावों को स्वीकार करके नया रूप लेने लगा। इससे नाथ मत का उदय हुआ। धार्मिक केंद्र व्याभिचार, आडंबर, अर्थलोभ से ग्रस्त होने लगे। पूरे देश में धार्मिक अशांति के समय बाहरी धर्म इस्लाम का प्रवेश महत्वपूर्ण घटना थी। आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां बहुत विषम तथा असंतुलित थीं। असंतोष व क्षोभ से ग्रसित कवियों ने खंडन, मंडन, हठ योग, वीरता एवं श्रृंगार का साहित्य लिखा। आदिकालीन सामाजिक परिस्थितियां बहुत विषम थीं। जनता शासन व धर्म दोनों ओर से निराश हो चुकी थी। आदिकाल में सती प्रथा जैसी बुराइयों के कारण नारी की दशा दयनीय हो गई थी। आदिकाल चित्रकला पर मुस्लिम प्रभाव पड़ने लगा था। इस्लामी शासन की स्थापना से मूर्तिकला को धक्का लगा। आदिकाल में संस्कृत भाषा प्रधानतः राज्य प्रवृत्ति को सूचित करती थी। अपभ्रंश के कवियों एवं लेखकों का मुख्य उद्देश्य धर्म प्रचार करना बन गया था। आदिकाल में हिंदी ही ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मुखर हो रही थी। अब हम बात करते हैं आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी थीं। आदिकाल साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव है। युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। आश्रयदाता की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। विविध छंदों का प्रयोग किया गया है। जन जीवन की उपेक्षा की गई। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। आदिकालीन साहित्य को क्रमशः सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य तथा गद्य साहित्य में विभक्त किया जा सकता है। हिंदी के प्रथम कवि को लेकर विभिन्न इतिहासकारों में जो मतभेद है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो शिव सिंह सेंगर वो पुष्य दंत को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, जबकि राहुल सांकृत्यायन सरहपाद को, वहीं गणपति चंद्र गुप्त शालिभद्र सूरी को, रामकुमार वर्मा स्वयंभू को और हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मानते हैं। सर्वसम्मति से 84 सिद्धों में से एक सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी रचनाएं मुक्तक रूप में हैं। ग्रंथ रूप में हिंदी की प्रथम रचना देवसेन की कृति श्रावकाचार को माना जाता है। श्रावकाचार की रचना 933 ईस्वी में की गई थी। इस ग्रंथ में 250 दोहे हैं जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। अब हम बात करेंगे रासो साहित्य की। तो रासो साहित्य आदिकाल में रासो साहित्य प्रचुरता से लिखा गया। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के मत में काफ़ी भिन्नता मिलती है, जो कि इस प्रकार है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल रसायन कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक, नंद दुलारे वाजपेयी रास, गारसा दत्तासी राजसूय, नरोत्तम स्वामी रसिक शब्द का प्रयोग करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के रासो शब्द की व्युत्पत्ति संबंधी मत को सर्वाधिक समर्थन मिला। हिंदी साहित्य के आदिकाल में रचित जैन रासकाव्य वीर गाथाओं के रूप में रचित रासो काव्यों से भिन्न है। खुमाण रासों की रचना राजस्थानी हिंदी में की गई। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुमाण रासों की रचना 9वीं शताब्दी में हुई थी, क्योंकि इसमें 9वीं शताब्दी के चित्तौड़ नरेश खुमाण के युद्धों का वर्णन मिलता है। बीसल देव रासो एक विरह गीत है
जिसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। बीसलदेव रासों में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा को सरस शैली में प्रस्तुत किया गया है। परमाल रासों को आल्ह खंड के मूल रूप का विकसित रूप माना जाता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों को पाठ निर्धारित कर नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंदबरदाई को प्रथम महाकवि और उनके पृथ्वीराज रासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। शुक्ल जी चंदबरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि मानते थे। पृथ्वीराज रासों को चंदबरदाई के पुत्र जलहड़ ने पूरा किया। पृथ्वीराज रासों के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। वृहद संस्करण में 69 समय तथा 16,360 छंद हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु कर्नल टॉड, डॉक्टर दशरथ शर्मा ग्रेयरसन, मुनि जिन विजय पृथ्वीराज रासों को पूर्णतः प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। पृथ्वीराज रासों को पूर्णतः अप्रामाणिक मानने वालों में गौरी शंकर, हीरा चंद्र ओझा, डॉक्टर बूलर, मुंशी देवी प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा एवं मोतीलाल मेनारिया का नाम प्रमुख है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी आदि विद्वान पृथ्वीराज रासों को अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासों में वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है। पृथ्वीराज रासों में वस्तु वर्णन का आधिक्य है। पृथ्वीराज रासों की रचना पिंगल शैली में की गई है। 68 प्रकार के छंदों में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासों आदिकाल की इसे श्रेष्ठ कृति भी माना गया है। आदिकालीन जैन साहित्य का रचना काल ईसा की 10वीं शताब्दी से माना जाता है। जैन साहित्य में शालिभद्र, सूर्यकृत, भरतेश्वर, बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। जैन साहित्य में चरित काव्यों की संख्या सर्वाधिक है। जैन साहित्य की रचना करने वाले कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, चरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। जैन साहित्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ थे। अब हम बात करेंगे सिद्ध और नाथ साहित्य के बारे में। तो सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जिस साहित्य की रचना जनभाषा में की, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आता है। सिद्ध कवियों की परंपरा 7वीं शती से 13वीं शती तक मानी जाती है। सिद्धों द्वारा अपनाई गई प्रतीकात्मक भाषा को संधा भाषा कहा गया। बौद्ध धर्म की 2 शाखाओं हीनयान और वज्रयान में से वज्रयानी ही सिद्ध कहलाए। राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। सिद्ध साहित्य का आरंभ सरहपाद से होता है। सर्वप्रथम सिद्धों की रचनाओं का संग्रह हरिप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से किया। सिद्धों की रचनाओं को चर्या गीत और दोहा कोश के नाम से पुकारा गया। सिद्धों में सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कणहपा एवं कुक्कुरिपा हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि माने गए हैं। सरहपाद को सरोज, वज्र और राहुल भद्र नामों से भी जाना जाता है। राहुल सांकृत्यायन सरहपाद का समय 769 ईस्वी मानते हैं। अधिकांश विद्वानों ने भी राहुल जी के मतों का समर्थन किया। सरहपाद के 32 ग्रंथों का उल्लेख है, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है।
लुइपा ने राजा धर्मपाल के शासनकाल में कायस्थ परिवार में जन्म लिया था। शबरपा ने इन्हें अपना शिष्य बनाया था। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया स्वरूप आदि काल में नाथपंथियों की हठ योग साधना का आरंभ हुआ। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की परंपरा के विकसित रूप को ही नाथपंथ माना है। नाथपंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ एवं मत्स्येंद्रनाथ माने गए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथ पंथ उसके विरोधी थे। नाथों का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शती तक माना गया है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखबानी नाम से संकलित किया है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। कनकटे योगी नाथ पंथ से संबंधित हैं। नाथपंथी एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे। नाथपंथी मूर्ति पूजा और बहुदेववाद में विश्वास नहीं रखते थे। गोरखनाथ नाथ साहित्य के आरंभकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, किंतु गोरखनाथ ने सिद्धों के मार्ग को अनुचित ठहराया। षट चक्र वाले योग मार्ग को हिंदी साहित्य में शुरू करने का आरंभ करने का श्रेय गोरखनाथ को जाता है। गोरखनाथ का समय 13वीं शताब्दी है। नाथ साहित्य के अन्य प्रमुख कवि हैं चौरंगीनाथ, गोपीचंद, चुणकर नाथ, भरथरी, जलंधरी पाव आदि। शुक्ल जी ने नाथों की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा है। अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो की हिंदी कविता के बारे में। तो खुसरो का जन्म एटा के पटियाली नामक गांव में हुआ था। अमीर खुसरो का समय 1255 से 1324 तक माना जाता है। शुक्ल जी के अनुसार खुसरो ने 1286 ईस्वी के लगभग रचनाएं आरंभ की। अमीर खुसरो शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें से 20 या 21 ग्रंथ ही वर्तमान में उपलब्ध हैं। खुसरो के ग्रंथों में खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल अति महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध हैं। पहेलियाँ, ढकोसलों और मुकरियों से जनता का मनोरंजन करने वाले खुसरो का मूल नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो कृत खालिक बारी एक शब्दकोश है। आदिकाल में खुसरो ने अपने काव्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अब हम आएंगे विद्यापति और उनकी पदावलियों के बारे में हम बात करते हैं। विद्यापति का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के विसरपी नामक गांव में संवत 1406 में हुआ था। विद्यापति ने मैथिली भाषा में पदावलियों की रचना की। विद्यापति को मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव और नवल विशेखर भी कहा जाता है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। विद्यापति मूलतः शैव थे। विद्यापति ने कीर्तिलता एवं कीर्ति पताका की रचना अपभ्रंश में की। विद्यापति द्वारा मैथिली भाषा में रचित पदावली गेय पदों में है। विद्यापति को सर्वप्रथम ग्रियर्सन ने रहस्यवादी कवि कहा। श्याम सुंदर दास और बाबू ब्रजनंदन सहाय
विद्यापति को वैष्णव भक्त मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल, हरप्रसाद शास्त्री, रामकुमार वर्मा व रामवृक्ष बेनीपुरी विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है। विद्यापति ने नायिका की वह संधि का अत्यंत मनमोहक चित्रण किया है। अधिकांश विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी कवि की श्रेणी में ही स्थान दिया है। अब हम बात करते हैं आरंभिक गद्य तथा लौकिक साहित्य के बारे में। तो आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना भी की गई। आदिकाल में गद्य रचना हिंदी की अनेक उपभाषाओं जैसे ब्रजभाषा, राजस्थानी, मैथिली आदि भाषाओं में भी हुई है। सर्वाधिक गद्यों की रचना राजस्थानी में हुई। रोड़ा नामक कवि द्वारा रचित राउल वेल एक चंपू काव्य है। राउल वेल से हिंदी में नख शिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ होता है। राउल इस ग्रंथ की नायिका का नाम है। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शती में उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना की। उक्ति व्यक्ति प्रकरण से काशी के राजकुमारों को शिक्षा दी गई है। वर्ण रत्नाकर की रचना 14वीं शताब्दी में की गई। वर्ण रत्नाकर का प्रकाशन डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से हुआ। दामोदर शर्मा के उक्ति व्यक्ति प्रकरण से बनारस और उसके आसपास की संस्कृति व भाषा का पता चलता है। हिंदी गद्य के विकास में राउल देव और वर्ण रत्नाकर का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। लौकिक साहित्य को विद्वानों ने संदिग्ध साहित्य की संज्ञा दी है। लौकिक साहित्य की रचनाओं रचनाकारों, पाठ, काल आदि की दृष्टि से संदेहात्मक स्थिति बनी हुई है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लौकिक साहित्य पर चर्चा करते हुए हिंदी के दो प्रमुख नाम बताए, डिंगल और पिंगल। राजस्थान में नागर अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी के साहित्यिक रूप को डिंगल कहा गया। पिंगल मध्य प्रदेश की साहित्यिक ब्रज भाषा का नाम था, जिसमें शास्त्रीय नियमों का पालन डिंगल की अपेक्षा अधिक होता था। श्रीधर कृत रणमाल छंद और कल्लोल कविकृत ढोला मारू रादूहा डिंगल साहित्य की दो प्रमुख रचनाएं हैं। लौकिक साहित्य के अंतर्गत रखे गए अधिकांश साहित्य काल्पनिक माने गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास, स्वामी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि विद्वानों ने ढोला मारू रादूहा के भाव गांभीर्य को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। ढोला मारू रादूहा का मूल रूप दोहों में मिलता है। राउल वेल एक शिलाकृत कृति है। इसकी रचना 10वीं शती में मानी गई है। वर्ण रत्नाकर की रचना ज्योतिश्वर ठाकुर नामक मैथिल कवि ने की। वसंत विलास में 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। वसंत विलास ने राहुल वेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका का उल्लेख राठौड़ा ख्यात में मिलता है, परंतु ये दोनों रचनाएं उपलब्ध नहीं हुई। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जयचंद प्रकाश एक महाकाव्य था, जिसमें महाराज जयचंद्र के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। जयचंद प्रकाश की रचना भट्ट केदार और जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर नामक कवि ने की थी। मुस्लिम आक्रमणों और विभिन्न युद्धों के कारण लौकिक साहित्य सुरक्षित नहीं रह पाया।
अब हम चर्चा करते हैं आदिकालीन साहित्य की प्रमुख रचनाओं की। तो रासो साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकारों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले खुमाण रासो, जिसके रचनाकार थे दलपति विजय। बीसल देव रासो, इसकी रचना 1155 ईस्वी में हुई। इनके रचनाकार थे नरपति नाल। हमीर रासो 1357 ईस्वी, इसके रचनाकार शारंगधर। परमाल रासो जगनिक। विजयपाल रासो 16वीं शताब्दी, नल्ह सिंह भाट। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई। आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य देखते हैं। श्रावकाचार 933 ईस्वी, इसके रचनाकार थे देवसेन। भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ईस्वी, रचनाकार शालीभद्र सूरी। चंदन बाला रास 1200 ईस्वी, आसगु। स्थूली भद्र रास 1201 ईस्वी, इनके रचनाकार जिन धर्म सूरी। रेवंतगिरी रास 1231 ईस्वी, विजय सेन सूरी। नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी, सुमति गणी। अब हम चर्चा करेंगे सिद्ध और नाथ साहित्य की। तो सिद्ध साहित्य दोहा कोश, इसकी रचना 769 ईस्वी में हुई। इसके रचनाकार सरहपाद। चर्यापद 780 ईस्वी, इसके रचनाकार शबरपा। डोम्बी गीतिका, योगचर्या। अक्षर द्विकोपदेश, इसके रचनाकार डोम्भिपा। आरंभिक गद्य तथा लौकिक साहित्य की अगर हम बात करें तो राउलवेल 10वीं शताब्दी में रचना हुई। इसके रचनाकार थे रोड़ा। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी में, इसके रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी, दामोदर शर्मा। ढोला मारूरा दूहा 11वीं शती, कुशल लाभ। जय चंद्र प्रकाश, भट्ट केदार। जय मयंक जस चंद्रिका 1186 ईस्वी, मधुकर कवि। वसंत विलास केशवलाल, हर्षद राय ध्रुव। आदिकालीन अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि अपभ्रंश साहित्य कहा जाता है, तो संदेश रासक 12वीं शताब्दी, इसके रचनाकार अब्दुल रहमान। पौम चरियू, रिट्ठड़ोमणि चरियू, नाग कुमार चरियू 8वीं शती, इनके रचनाकार स्वयंभू। भविष्यत वक्त कहा 10वीं शती, धनपाल कवि। उपदेश रसायन रास 12वीं शती, जिन दत्त सूरी। परमात्म प्रकाश 6ठी शती, जोइंदू कवि। पाहुड़ दोहा 11वीं शताब्दी, राम सिंह। योगसार 6ठी शताब्दी, जोइंदू। महापुराण 10वीं शताब्दी, पुष्प दंत। इनके साथ ही वैदिक, संस्कृत व प्राकृत साहित्य के रचनाकार व उनकी रचनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। कालिदास, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशी, शाकुंतलम। अश्वघोष, बुद्धचरित, सौंदरानंद। भारवी, किरातार्जुनीय, माघ। शिशुपाल वध, श्रीहर्ष, नैषधीय चरित, भास। प्रतिमा, पंचरात्र, दूतावाक्य, स्वप्न वासव दत्ता। शूद्रक, मृच्छकटिकम, भवभूति, मालती माधव, महावीर चरित, उत्तर रामचरित। हर्षवर्धन, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। भट्ट नारायण, वेणी संहार, विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, सुबंधु, वासव दत्ता। दंडी, दश कुमार चरित, बाण भट्ट, कादंबरी।
अमरु, अमरु शतक, भर्तहरि, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, गोवर्धनाचार्य, आर्य सप्तशती। तो इस प्रकार आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और उनका नामकरण और साथ ही उस काल की विभिन्न रचनाओं और रचनाकारों के बारे में जाना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न बनकर आते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से बार बार सुनिए और याद करिए। अगले टॉपिक, अगले शीर्षक के साथ पूर्व मध्यकाल अथवा भक्ति काल के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।